मित्रों मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ एलएलपी एक्ट 2008, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो ये एक्ट पूरा के पूरा एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में। कहां पर एप्लीकेबल होता है बोलो बच्चों? ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले ऐसा होता था कि एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, बट एज सच अब ऐसा बोला जाता है क्या? नहीं, अब जो भी एक्ट होते हैं ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। एलएलपी एक्ट्स के अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो इसके अंदर 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स है। कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन थे और 7 शेड्यूल हुआ करते थे। यहां पर 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स है एलएलपी एक्ट के अंदर। सर ये एप्लीकेबल कहां पर नहीं होता है? तो देखो एलएलपी के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। माना इसके वर्ड में एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नाम है, बट एक बात बता दूं मैं आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं क्या? नहीं सर, एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, अब सवाल बनता है सर कि ये 4 शेड्यूल किन किन चीजों के बारे में बात करता है? तो देखो पहला शेड्यूल बात करता है कि पार्टनर्स में आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहने वाली है। मतलब एलएलपी के जो पार्टनर्स होंगे उनकी आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल बात करता है। सेकेंड शेड्यूल बात करता है यहां पर कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना है तो कैसे कन्वर्ट होंगे। थर्ड शेड्यूल बात करता है कि कोई प्राइवेट कंपनी को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होना है तो कैसे होंगे। फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, क्या है बोलो? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल बात करता है। सर इसका मतलब एक लिस्टेड कंपनी कभी एलएलपी के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है क्या? नहीं, लिस्टेड कंपनी को पहले अनलिस्टेड होना पड़ेगा और अनलिस्ट होने के बाद वो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? है ना? यस, ओके। चलो अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो देखिए यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ, यहां पर क्या चीज है, अब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एलएलपी के बारे में। कि सर मुझे एक बात बताइए कि ये एलएलपी जो होती है ना, ये जो एलएलपीज होती है ना, इसका मतलब क्या है सर? व्हाट इज मेंट बाय एलएलपी? एलएलपी का अर्थ क्या है? तो देखो एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है। क्या कहा मैंने? बोलो, एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि एक जैसे प्रोप्राइटरशिप है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ तो पार्टनरशिप है, जैसे कंपनीज होती है बच्चों, तो उसी प्रकार से एलएलपी एक नया फॉर्म है बिजनेस का, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या है बोलो बच्चों? जिसके अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उसी प्रकार से एलएलपी के अंदर भी मेंबर्स की या पार्टनर्स जो होते हैं उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे पार्टनर ने एलएलपी को वादा किया है कि मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल दूंगा, तो पूरे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एलएलपी उसकी जो लाइबिलिटी रहेंगी पार्टनर की वो 1 लाख रुपए ही रहने वाली है। ओके, अगला, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। मतलब क्या? ये एक अलग बिजनेस व्हीकल है। जैसे सोलो प्रोपराइटर एक बिजनेस व्हीकल है, कंपनी एक बिजनेस व्हीकल है, उसी प्रकार से एलएलपी भी एक बिजनेस व्हीकल है, ठीक है? ओके, इसके अंदर बेनिफिट होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी के और इसका कंप्लायंस कॉस्ट भी काफी कम होता है। मतलब जैसे कंपनी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो कंपनी बनाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसे कंप्लायंस कॉस्ट कहते हैं। जो आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है, प्रोफेशनल को फीस देना पड़ता है, ये सारी चीजें एलएलपी के अंदर कम है और इसके अंदर लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। तो ये तो फायदा हुआ कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का फीचर मिल रहा है और वो भी कम पैसे खर्चा अपने को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इट अलाउज पार्टनर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। और क्या बोलता है ये कि ये पार्टनर को अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे देखो कंपनी के केस में एओए और एमओए जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आप इसको कभी भी सरपास नहीं कर सकते। लेकिन एलएलपी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो मैनेजमेंट है उसको चलाता कौन है? पार्टनर्स चलाते हैं। तो जैसे पार्टनरशिप एक्ट में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर, वो सेम फ्लेक्सिबिलिटी आपको एलएलपी में देखने को मिलती है। मतलब एलएलपी के अंदर अच्छाइयां है कंपनी की जो लिमिटेड लाइबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी जो अच्छाइयां
है किसकी, पार्टनरशिप की, किसकी बोलो बच्चों, पार्टनरशिप की। सर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है क्या, पार्टनर ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर पाते क्या, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इजीनेस इन डिसीजन मेकिंग, क्या होता है बोलो बच्चों, इजीनेस इन डिसीजन मेकिंग को फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है, ठीक है, ओके। अगला, LLP itself will be liable to the full extent of its assets and liability of the partners will be limited। मतलब यहां पर क्या बोल के रखा है सर, ये बोलना चाहता है यहां पर कि LLP जो है ना वो अपने पूरे असेट्स के लिए लायबल होता है, क्या होता है बोलो, वो अपने पूरे असेट्स के लिए लायबल होता है। मतलब लाइबिलिटी यहां पर LLP के अपने पूरे असेट्स जितनी होती है उसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब बेसिकली अगर सर अमाउंट को पे करने की बात आई, क्या कहा मैंने बोलो, अगर अमाउंट को पे करने की बात आई तो ऐसे सिचुएशन के अंदर पहले LLP के पूरे असेट्स जितने भी है वो बेचेंगे और लाइबिलिटीज को पे करेंगे, और फिर भी अगर पैसा बच गया तो पार्टनर्स की जितनी मैक्सिमम लाइबिलिटी है उतने हद तक ही उनसे पैसा बुलाएंगे, उससे ज्यादा पैसा अपन उनसे बुलाएंगे क्या, नहीं सर, उनसे ज्यादा पैसा नहीं बुलाएंगे। LLP को एक्चुअल में हाइब्रिड फॉर्म बोला जाता है कंपनी और पार्टनरशिप का, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं दोनों के, यानी कि दोनों की खूबियां होती है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, ये है पूरा पूरा मीनिंग ऑफ LLP। क्या है सभी लोग बताना, ये है पूरा पूरा मीनिंग ऑफ LLP की आखिर LLP का अर्थ क्या होता है, LLP का मतलब क्या होता है करके, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इस तरीके से भी पूछा जाता है, व्हाई LLP इज नोन एज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी बोला जाता है। तब आपको ये पूरी चीजें लिखना पड़ता है कि इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये सारी चीजें होती है, ये आपको बताते हुए चलना पड़ता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर आ जाता हूं। देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन जो यहां पर आ रही है वो है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बोलो बच्चों, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर चार चीजें आती है, क्या कहा मैंने बोलो, BC में चार चीजें आती है, बॉडी कॉर्पोरेट में चार चीजें आती है। सबसे पहला कंपनी बच्चों जो इनकॉर्पोरेट हुई है इन इंडिया, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है इंडिया के अंदर वो बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। दूसरा, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। तीसरा, ऐसी LLP जो इनकॉर्पोरेट होती है इन इंडिया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। और ऐसी LLP जो इनकॉर्पोरेट होती है, जो इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया वो भी यहां पर किसके अंदर आती है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती है। जैसे देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज बॉडी कॉर्पोरेट, अल्टीमेट CA LLP इज बॉडी कॉर्पोरेट। सर मान लो मीटा करके कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आती है। और एक और मान लीजिए जैसे विंडोज LLP करके ये कंपनी है जो इंडिया के बाहर है, ये LLP है जो इंडिया के बाहर है, वो भी किसके अंदर आएंगी बच्चों, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएंगी। तो देखिए बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है, कंपनी जो डिफाइंड है क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 में, इसका मतलब हुआ इंडियन कंपनी, ठीक है। दूसरा देखो, एंड द कंपनीज ऑफ एंड इंक्लूड्स LLP अंडर दिस एक्ट, मतलब जो LLP 2008 में बनती है, मतलब LLP इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। और साथ ही साथ क्या आता है देखो, LLP इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड या LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, या कंपनी मतलब सर वो LLP या कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है ना वो भी क्या बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूडेड होती है क्या, हाँ सर वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूडेड होती है। क्या आपको पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या, बोलो ना बच्चों, क्या आपको ये पूरे पॉइंटर्स एब्सोल्युटली एकदम क्लियर है कि चार कौन सी चीजें आती है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, राइट। सर ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में जो पार्टनर्स वाला पॉइंट आता है कि सर कौन कौन व्यक्ति पार्टनर बन सकता है LLP में, तो बोला जाता है वहां पर बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, इसलिए ये पॉइंट आपको एकदम बढ़िया से जरूरी है, ठीक है ना। चलिए सर आओ यहां पर ध्यान दो। अब देखो यहां पर, अब देखो क्या, अब लेकिन इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड नहीं होती है, मतलब सर कौन सी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो पहला देखो कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट है वैसे इंडिया के बाहर कॉर्पोरेशन सोल का कॉन्सेप्ट है। तो कॉर्पोरेशन सोल LLP के पार्ट बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं बन सकती। सर इंडिया की OPC है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट होंगी क्या, हाँ, लेकिन OPC जैसा कॉन्सेप्ट इंडिया के बाहर है उसे कॉर्पोरेशन सोल कहते हैं, हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट करते हैं क्या, नहीं सर नहीं करते। दूसरा
कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट नहीं मानी जाती, और इसके अलावा कोई एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी एक्सेट्रा पॉइंट है, मतलब कल चल के गवर्नमेंट ने और भी कुछ नोटिफाई किया तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट माना जाता है क्या? नहीं सर, वो बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट यहाँ पर नहीं माना जाता। क्या आपको ये सारी के सारी चीजें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है ना? तो अपन लोगों ने क्या देख लिया यहाँ पर? तो अपन लोगों ने सर बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड डेफिनेशन देख लिया। बॉडी कॉर्पोरेट में अपन ने देखा चार चीजें आती है, कंपनी के 2 पॉइंट्स, एलएलपी के 2 पॉइंट्स, इसमें 3 चीजें इंक्लूड नहीं होती है, कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा क्या इंक्लूड नहीं होता है बोलो सर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और इसके अलावा तीसरा क्या आता है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। क्या आता है बोलो बच्चों? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। क्या आपको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर? चलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या यहाँ पर? चलो सर, बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, कोई भी चीजें आती है, कोई भी धंधे को बेसिकली बिजनेस बोलते हैं, प्रोफेशन को भी बिजनेस के अंदर कैटेगरी दे दी गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे दी गई है। अगला देखो सर, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो एज पर सेक्शन 7 अपॉइंटेड है। पार्टनर मतलब वो पर्सन जो पार्टनर बनता है एलएलपी के अंदर एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड हुआ करती थी, उसी प्रकार से एलएलपी के अंदर क्या होता है? एलएलपी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? अब ये एंटिटी का मतलब होता है सर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट और बाकी सारी चीजें जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत आती है वो भी एंटिटी में गिना जाता है। खैर, अब ये है अच्छी वाली डेफिनेशन जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये सारी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, चाहे इसकी बात हो, चाहे स्मॉल एलएलपी की बात हो, और चाहे फॉरेन एलएलपी की बात हो, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना, ये काफी बढ़िया से आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। अब सबसे पहला मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है करके। तो देखो सर, फाइनेंशियल ईयर का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल ईयर? तो देखो सर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब वैसे तो होता है कि अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, क्या कहा मैंने बोलो? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, बराबर है ना? ओके। तो सर कोई अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लीजिए 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2025 को, तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 10 अप्रैल से लेके 31/3/26, यानी कि 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर उसका पहला फाइनेंशियल ईयर गिना जाएगा। लेकिन लॉ क्या कहता है समझना, अगर किसी ईयर में मान लो 25-26 ये चल रहा है, 25-26 मतलब 1 अप्रैल से लेके 31/3/26, तो किसी ईयर में अगर 30 सितंबर के बाद अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को मैंने क्या किया, 1 अक्टूबर 25 को मैंने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया, तो इसका जो पहला फाइनेंशियल ईयर है ना, इसका पहला फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का मतलब क्या होगा? नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का मतलब होगा 31/3/27 तक, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31/3/27 तक इसका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा, और फिर 1 अप्रैल 27 से लेके 31/3/28 तक ये इसका सेकेंड फाइनेंशियल ईयर होगा, और फिर 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च आपका चलता रहेगा क्या? यस सर, आपका चलता रहेगा। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? तो सर आपका ये कहना है कि अगर कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद, क्या कहा मैंने बोलो? कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद, तो ऐसे केस में उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर हो जाता है, मतलब अगले के अगला साल हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? अगले के अगला साल यहां पर हो जाता है। ओ अच्छा, अब मुझे सारे के सारे लोग बताएंगे चैट सेगमेंट के अंदर कि पहला फाइनेंशियल ईयर कब रहेगा, कौन से कंपनी का? देखो ये है 24-25। अब एक जो एलएलपी है ना, ये 1 जनवरी 25 को इनकॉर्पोरेट हुई है। मुझे बताइए इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक रहेगा? फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक रहेगा? सर ये रहेगा 1 जनवरी 25 से लेके 31/3/26 तक। समझे क्या? कब तक रहेगा बोलो बच्चों? 31/3/26 तक। गॉट इट एवरीवन? यस सर, क्योंकि वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पर ही यहां पर एंड होता है, लेकिन क्योंकि ये 30 सितंबर के बाद है, तो ऐसे केस में नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर कब होगा? 31/3/26 तक होगा। गॉट इट? ओके सर, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो
नहीं बच्चों, जो मैं आपको आई थिंक सो काफी पहले ही मैंने जब ये अपना वन शॉट सेशन चालू हुआ था तभी मैंने बता दिया था। हो सकता है शायद आप भूल गए हो करके, क्योंकि गजनी को एक बार का याद रहता है ज्यादा, पर आप भूल जाते हो, आपके पास चीजें बहुत सारी होती है पढ़ने वढ़ने के लिए, कहाँ आपको याद रहेगा। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ना यूट्यूब के ऊपर। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ही सितंबर 25 और मई 25 के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बैच कंबाइन ली थी, तो आप उसको देख लीजिएगा। जिनको राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत है, जिनको नहीं दिक्कत है, आप सेल्फी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अननेसेसरी सेशन वगैरह देखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो यूट्यूब के ऊपर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बैच अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी इस बार जो क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस बैच है, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज होती है, वो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। ठीक है, चलो आइए अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे बच्चों, आ जाइए ध्यान देंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट इतने जल्दी झेपा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, जो मैंने अभी 2-4 एग्जांपल दिया ना, आप उसको फिर से दोबारा से सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अभी मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मतलब रिविजन है तो थोड़ा सा है ना। आइए आओ, अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखो अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर बच्चों? अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर स्मॉल एलएलपी के ऊपर। किसके ऊपर सभी लोग बताना? स्मॉल एलएलपी के ऊपर। अब ये जो स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट है ना, स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझना। देखो स्मॉल एलएलपी, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो स्मॉल एलएलपी। तो स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है? स्मॉल एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन, क्या कहा मैंने, बोलो जिसका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल है ना। जब सारे पार्टनर्स के कैपिटल को मैं मिलाऊं तो उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो जिसका कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख या उससे कम है, और साथ ही साथ इसका टर्नओवर अगर 40 लाख या उससे कम है, तो ऐसे एलएलपी को स्मॉल एलएलपी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है ना, स्मॉल कंपनी अलग होती है, स्मॉल एलएलपी अलग होता है। एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है, और कोई भी एलएलपी यहां पर स्मॉल एलएलपी बन सकती है अगर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का ही अर्थ होता है कैपिटल फ्रॉम पार्टनर्स, अगर 25 लाख या उससे कम है और टर्नओवर अगर 40 लाख या उससे कम है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्मॉल एलएलपी कहते हैं। क्या कहते हैं सभी लोग बताना? स्मॉल एलएलपी कहते हैं। तो 25 और 40 लाख कितना कॉन्सेप्ट है, बोलो 25 और 40 लाख का कॉन्सेप्ट यहां पर है। ठीक है, ओके। अब फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है? बड़ा इजी है सर, ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट होती है इंडिया के बाहर, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि जो धंधा करती है इंडिया के अंदर सर, उसे बोल दिया जाता है फॉरेन एलएलपी। सेम कंपनी जैसा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ओके। अगला सर, एलएलपी के अंदर यहां पर क्या होता है? एलएलपी मींस जो भी पार्टनरशिप फॉर्म या रजिस्टर हुई है एक्ट के अंदर। एलएलपी एग्रीमेंट मतलब वो रिटर्न एग्रीमेंट बच्चों जो पार्टनर्स के बीच में होता है। एलएलपी और एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उन्हें एलएलपी एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो? उन्हें एलएलपी एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो? एलएलपी एग्रीमेंट कहा जाता है। समझे क्या बात को? क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट जल्दी से बोलना है ना। चलिए सर आएंगे, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है यहां पर। ये यहां पर सेक्शन नंबर 5 है जो बात करता है पार्टनर के बारे में। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछते हैं बच्चों। ठीक है ना, इसके ऊपर सवाल आता है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलो आ जाओ सारे लोग, आ जाओ। ठीक है, आओ एकदम बढ़िया से ध्यान देना अभी। देखो क्या, देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एनी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी इंसान, इंसान को इंडिविजुअल कहते हैं। एनी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। मतलब कौन कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी के अंदर, बोलो सर। एक एलएलपी है और एलएलपी के अंदर कौन कौन पार्टनर बन सकता है? तो एलएलपी के अंदर अगर पार्टनर बनना है तो इंसान बन सकते हैं जिसे अपन नाम देते हैं क्या? इंडिविजुअल। और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग आते हैं, ये आपको पता है, मैंने कुछ देर पहले ही आपके साथ डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें 4 लोग कौन से 2 कंपनी आती है, 2 एलएलपी आती है। एक जो इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया के अंदर और इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया के बाहर, और 3 लोग नहीं आते, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। ये नहीं आते हैं किसके अंदर?
बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट क्या बन सकते हैं बच्चों, पार्टनर बन सकते हैं। क्या बन सकते, बोलो, पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी के अंदर, ओके। लेकिन एक इंडिविजुअल नहीं बन पाएगा पार्टनर, शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर। मतलब एक इंसान जो इंडिविजुअल है ना, वो क्या नहीं बन सकता बच्चों, वो पार्टनर नहीं बन सकता। कब, जब वो फाउंड किया जाता है ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट। मतलब कोर्ट के द्वारा पाया जाता है कि अगर कोई इंसान पागल हो चुका है तो वो व्यक्ति एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं रह सकता। या मान लो कोई पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट घोषित हो गया और वो अभी तक अनडिस्चार्ज है, वो बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा फिर से वो पार्टनर नहीं बन सकता। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है कोर्ट को और उसका एप्लीकेशन अभी कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि अगेन इस केस के अंदर भी हम लोग क्या बोलेंगे कि सर आप यहां पर एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं बन सकते। समझे क्या? तो देखो तीन समझना, एक इंडिविजुअल में अगर तीनों में से कोई भी एक खूबी आ गई तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगर वो अनसाउंड माइंड का हो गया मतलब पागल हो गया, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला निकल जाना। जब किसी पर्सन की लाइबिलिटीज ग्रेटर देन असेट और वो व्यक्ति ड्यूज को समय पर पे नहीं कर पाता है तो उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। तो अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया और बाद में दोबारा से सॉल्वेंट अभी घोषित करने का है, तो उस पीरियड को अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो उस केस में भी वो क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी के अंदर। या जब किसी पर्सन ने खुद ने ही कोर्ट को अर्जी लगाई है, भाई मुझे प्लीज डिक्लेयर कर दे इंसॉल्वेंट, तो इस सिचुएशन के अंदर अगेन वो व्यक्ति, अगेन वो इंसान क्या नहीं बन सकता बच्चों, पार्टनर नहीं बन सकता। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है क्या? क्या कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है क्या? ये दोनों का जवाब मुझे बताएंगे, ये दोनों का जवाब मुझे बताएंगे फटाफट जल्दी से, ये दोनों का जवाब मुझे बताएंगे। बोलो 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 बोलो। नहीं बन सकते क्योंकि सर वो डेफिनेशन के अंदर आते हैं क्या? नहीं सर, वो डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी के अंदर, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर किसी भी समय 2 के नीचे पार्टनर्स जाते हैं और एलएलपी अगर 6 महीने से ज्यादा बिजनेस को चलाती है एक पार्टनर से, तो वो जो पार्टनर है ना, वो क्या होगा, पर्सनली लायबल होना चालू हो जाएगा। जैसे कि देखो सर, यहां पर 2 पार्टनर्स थे एलएलपी में, यहां पर एक हो गए, और यहां से अगर 6 महीने से ज्यादा फर्म आगे चलती है तो ये 6 महीने से ज्यादा के लिए ये जो एक पार्टनर है ना, इसकी क्या आ जाएंगे बच्चों, इसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी आ जाएंगी क्या? हाँ सर, इसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी इसके अंदर आ जाती है। क्या कहा मैंने, बोलो, इसके अंदर इसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी आ जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो सर, आइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। अगला टॉपिक देखो क्या कहता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, बोलो बच्चों, डीपी के बारे में, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मुझे बताइए डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनता है? सर, एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर को देते हैं, या पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग अलग लोग होते हैं? सर ऐसा नहीं होता, जो पार्टनर्स होते हैं ना, उन्हीं को डीपी बनाया जाता है। समझे क्या बात को? जैसे फॉर एग्जांपल जो घर के लोग होते हैं उसमें सबसे बड़े इंसान को मुखिया बनाते हैं घर का, बस उसी प्रकार से डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से ही हम लोग डीपी के पोजीशन पर 2 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। कम से कम कितने लोगों को सिलेक्ट करते हैं, बोलो बच्चों? एग्जिस्टिंग में ही हम लोग बोलेंगे 2 लोगों को हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। समझे क्या बात को, है ना? यस सर। तो देखो डीपी का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब सर क्या बोल के रखा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है, तो कम से कम 2 पार्टनर बनना चाहिए एटलीस्ट,
कम से कम 2 होने चाहिए आपके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर, और इन 2 में से कम एक जो है ना वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मुझे बताइए जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपीसी के अंदर कंपनीज एक्ट में दे के रखा है और जो एलएलपी के अंदर ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, क्या ये दोनों सेम है क्या? बेटा अगर सेम बोला ना, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, पंखे से उल्टा लटका दूंगा और पंखा फुल स्पीड में करके सिर्फ हाथ सामने रखूंगा, चटाचट बैठेंगी आपको, है ना। दोनों में कोई समानताएं नहीं है, समझना बात को, है ना। दोनों डिफरेंट एक्ट है, दोनों का यहां पर एग्जिस्टेंस ही अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर डीपी कम से कम 2 डीपी होनी चाहिए किसी भी एलएलपी के अंदर, और उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रिसाइड किया हो। क्या किया हो? इंडिया में रहा हो। कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा जो पर्सन इंडिया में रहा हो उसे बोला जाता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो लिखा है यहां पर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस जो स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब आप बोलोगे सर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना, तो सर ये तो इस साल की बात हुई ना बेटा। अगर इस साल का अपन देख रहे होते और मान लो मैं अगर अभी अप्रैल में खड़ा हो, तो अभी तो जस्ट साल चालू हुआ है, अभी तो साल के 30 दिन भी नहीं हुए, तो आप 120 दिन का क्राइटेरिया तो कभी फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये हमेशा क्या देखा जाता है? प्रीवियस ईयर के बेसिस पर देखा जाता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा अब देखो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, एकदम मतलब खतरनाक, एकदम दिल दहलाने वाला टॉपिक, ठीक है। चलो सर देखिए क्या, इफ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट। अगर एलएलपी के, वैसे तो हमने बोल दिया सर क्या कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंसान होने चाहिए करके, ठीक है। पर अगर किसी एलएलपी में सारे के सारे पार्टनर्स जो है ना वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लो कंपनी और एलएलपी से भरे पड़े, तो ऐसे या ऐसा भी हो सकता है कि एक 1 या मोर पार्टनर्स इंडिविजुअल हो और बाकी पार्टनर्स डीपी हो, सॉरी बीसी हो, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेटेड हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो इस केस के अंदर कम से कम 2 इंडिविजुअल्स को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एलएलपी के, या नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट के, जिनको एक्ट करना पड़ेगा एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। आओ मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या बोल के रखा है सर, अगर मान लो एक एलएलपी है, इस एलएलपी के अंदर ए और बी यहां पर मान लीजिए इंडिविजुअल है, फिर यहां पर सी लिमिटेड एक कंपनी है और डी एलएलपी करके पार्टनर्स है। ऐसे 4 लोग हैं बच्चों, तो ये 4 पार्टनर्स हुए। तो यहां पर तो बॉडी कॉर्पोरेट ए और बी को बनाना बड़ा ही आसान है। इन दोनों में से कोई भी एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि पिछले साल में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड कर जाना चाहिए, किस्सा खत्म हो जाता है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं सर। समझे क्या आप बात को, है ना। यस, अब देखिए क्या, लेकिन अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लो सर एक ऐसी एलएलपी है, ठीक है। अब अगर एलएलपी है, इसके अंदर अगर सी लिमिटेड करके कंपनी है बच्चों, इसके अंदर डी लिमिटेड कंपनी है, ई लिमिटेड कंपनी है और एक एफ एलएलपी है, ठीक है ना। ये चारों के चारों बॉडी कॉर्पोरेट ही है। अब लॉ तो कहता है कि आपको 2 डीपी होना चाहिए जो इंडिविजुअल हो। अब आप सी लिमिटेड और डी लिमिटेड को डीपी बना सकते हो क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे, इनके बिहाफ में इनके नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब होता है इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसा जैसे इंसानों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वैसे कंपनी के नॉमिनीज होते हैं। तो आप उन नॉमिनी को अपॉइंट करना, और वो नॉमिनी क्या बन पाएंगे? वो नॉमिनी यहां पर डीपी बन जाएंगे। जैसे मान लो एक एलएलपी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर मान लीजिए पार्टनर है, तो वो क्या कर सकते हैं? अनंत अंबानी को नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो जाड़िया है बच्चों, ये क्या कर सकता है? ये डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है क्या एलएलपी के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल यहां पर बन सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? है ना। चलो 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 सर, क्या आपको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। अक्षनुआल कह रहा है, आई एम वॉचिंग आईजी सर लेक्चर फ्रॉम 2 months एंड वन थिंग नोटिस्ड, वन कॉमन थिंग ईच एंड एवरी लेक्चर इज गौरी नायक हर क्लास में आती है। तो इसका मतलब अक्ष तुम भी तो हर एक क्लास में आ रहे हो, तभी तो तुम्हें वो भी नजर आ रहे हैं भाई। आप सोच के देखो, अगर आप खुद नहीं आओगे तो आपको कैसे नजर आएंगे कोई दूसरे लोग, है ना। हाँ, चलिए आइए, तो आप खुद भी आ रहे हो बेटा, तो 2 थिंग्स कॉमन में है इसका मतलब, ठीक है ना, आप और गौरी फिर, ठीक है। वैसे तो कई लोग हैं बट स्टिल
है ना। चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 सर, आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। चलिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो सर अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया बोलो बच्चों? अभी हम लोगों ने यहाँ पर डीपी से रिलेटेड पॉइंट को कंप्लीट किया। क्या किया बोलो? डीपी से रिलेटेड पॉइंट को अपन लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब देखो पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। चलो सर, एलएलपी एक्ट को गवर्न कौन करता है? एकदम इजी, एलएलपी एक्ट, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसको कंट्रोल करता है। सर एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? हाँ सर। लेकिन पार्टनरशिप है क्या? नहीं सर, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगला देखो यहां पर क्या सर, एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है पर पार्टनरशिप में नहीं होता है। एलएलपी एक लीगल प्रोसेस के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, पर पार्टनरशिप कोई लीगल प्रोसेस से क्रिएट नहीं होता, ये एग्रीमेंट से क्रिएट होता है। एलएलपी के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, पर पार्टनरशिप के अंदर वॉलेंट्री होता है। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, पर पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन मतलब एलएलपी के अंदर पार्टनर्स में कम एंड गो एंड एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर, पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। एलएलपी के नाम के सफिक्स में, यानी कि नाम के आगे एलएलपी लिखा होता है। जैसे अगर अल्टीमेट सीए एलएलपी होता तो नाम के आगे क्या होता? अल्टीमेट सीए एलएलपी करके, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई रूल पार्टनरशिप के अंदर नहीं दिया है। फिर सर पार्टनर्स जो होते हैं ना एलएलपी में, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए एलएलपी में। हालांकि अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप के अंदर ऐसा कोई असेंशियल है क्या बच्चों? नहीं सर, ऐसा कोई भी असेंशियल नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो, ऐसा कोई भी जरूरी या असेंशियल वाला पॉइंट नहीं है। क्या आपको ये बातें क्लियर? ओके, अगला सर एलएलपी बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस है? तो देखो, इट इज ऑर्गेनाइज, ये एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है और ये एग्रीमेंट के बेसिस पर काम करता है। जो आपस में एलएलपी एग्रीमेंट बना के रखा है उसके बेसिस पर काम करता है। सर इसके अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की। लीगल अड़ंगे ज्यादा आते हैं क्या? नहीं सर, नहीं आते। इसको बनाना बड़ा आसान होता है। हर एक पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहां पर लिमिटेड होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब एज सच ये नहीं है कि एकदम फिक्स्ड है कैपिटल नेचर यहां पर। और इसको जितना बनाना आसान है उतना डिसॉल्व करना भी इसको आसान है क्या? बंद करना भी इसको आसान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बंद करना आसान है। अब देखो अगला, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप एलएलपी को रजिस्टर कराते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? तो देखो सर, आप एलएलपी के नाम पर केस कर सकते हो और लोग भी एलएलपी के नाम पर केस कर सकते हैं। मतलब एलएलपी खुद अपने नाम पर केस कर सकती है और लोग भी एलएलपी के नाम पर केस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक बॉडी कॉर्पोरेट लॉफुली जो भी काम सफर करते हैं, लॉफुली काम करते हैं और सफर करते हैं ना, वो सेम चीजें यहां पर एक एलएलपी करना चालू हो जाती है क्या? जब वो रजिस्टर करती है। बिल्कुल। इसके अलावा हैविंग कॉमन सील, मतलब एलएलपी चाहे तो अपना कॉमन सील, एक लीगल ठप्पा भी खुद का रख सकती है। एलएलपी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, वो सारी प्रॉपर्टीज भी एलएलपी अपने नाम पर ले सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहां पर ले सकती है, ऐसा यहां पर बोल रखा है। गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को बात समझ में आ गई क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे। चलो सर आ जाओ अगला। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके बारे में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के बारे में सर यहां पर बातचीत करेंगे, ठीक है। देखिए सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी क्या कहता है? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है बोलो बच्चों? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। ओके, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब होता है क्या कि एलएलपी हो सकता है पार्टनर्स में चेंज होता रहे, बट एलएलपी हमेशा कंटिन्यू करते रहेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करते रहेंगे। मान लो जैसे अल्टीमेट सीए एलएलपी है, इसके अंदर कोई पार्टनर छोड़ता है, कोई नया पार्टनर आता है, तो भी एलएलपी क्या कंटिन्यू कर सकती है क्या अपने ऑपरेशंस को? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बात ध्यान रखना, एलएलपी जो है ना, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जो लोग इसको बनाते हैं, जो पार्टनर्स इसको बनाते हैं, वो उनसे अलग होती है। एलएलपी की लाइबिलिटी होती है अपने फुल एक्सटेंट ऑफ असेट्स, जितनी उसकी पूरी पूरी लाइबिलिटी होती है। अब बात करेंगे म्यूचुअल एजेंसी।
अगर आपको याद है पार्टनरशिप का म्यूचुअल एजेंसी, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, म्यूचुअल एजेंसी मतलब जब कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है उसे म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है, ठीक है ना। पर मैं आपको बता दूं यहां पर हर एक पार्टनर है ना एजेंट ऑफ एलएलपी ही माने जाते हैं। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं माना जाता, एक पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एलएलपी का एजेंट माना जाता है। किसका एजेंट माना जाता है बोलो बच्चों? एलएलपी का एजेंट माना जाता है। वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ में मैं डिसीजन ले सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं सिर्फ और सिर्फ एलएलपी ने जो मुझे अथोराइज करके रखे एक्ट, मैं केवल और केवल उसी का डिसीजन ले सकता हूं। इस बात का ध्यान रखना, ये फोर्थ वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, क्योंकि यहां पर बच्चा गचकू खाता है, ठीक है ना। अगला एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता है सर जो पार्टनर्स आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज को क्रिएट करके रखते हैं उसको एलएलपी एग्रीमेंट बोला जाता है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो अपने नाम पर प्रॉपर्टीज वगैरह ले सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। एलएलपी कॉमन सील भी ले सकती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की और डीपी की, लेकिन एक बात ध्यान रखना जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड मानी जाती है। क्या मानी जाती है बोलो? उनकी लाइबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड मानी जाती है। समझ रहे हैं क्या? चेक करो क्या मैं वापस हूं? बोलो बोलो बोलो, एक बार फटाफट चेक कीजिए। ऑल गुड, ऑल परफेक्ट। चलो यस, चलो 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 सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अपन ने क्या देखा सर? 8 पॉइंट देखा यहां पर, जहां पर हम लोगों ने कहा कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब क्या होता है यहां पर कि जितना पार्टनर्स ने जितना वादा किया है, पार्टनर्स ने जितना वादा किया है यहां पर कंट्रीब्यूशन देने का एलएलपी के अंदर, जैसे मान लो पार्टनर्स ने यहां पर वादा किया है कि मैं 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा, तो उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है पार्टनर की? 1 लाख रुपए मैक्सिमम लाइबिलिटी होंगी। कितनी लाइबिलिटी होंगी बोलो बच्चों? 1 लाख रुपए यहां पर मैक्सिमम लाइबिलिटी होने वाली है। क्या? यस सर, 1 लाख रुपए मैक्सिमम लाइबिलिटी रहने वाली है। क्या आपको बात समझ आई? ओके सर, फिर देखो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन बाय पार्टनर्स। अगला क्या बोला जा रहा है यहां पर? सर जैसे देखो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है ना वो डायरेक्टर्स करते हैं। कौन करते हैं बोलो? जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो मैनेज करते हैं कंपनी को। लेकिन सर यहां पर कौन मैनेज करता है? यहां पर सर एलएलपी के अंदर पार्टनर्स मैनेज करते हैं। कौन मैनेज करते हैं बोलो बच्चों? पार्टनर्स मैनेज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर सर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में अपने को बताया कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ये ऑलरेडी सेक्शन 7 में अपन देख चुके हैं। और मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती है। फिर अगला बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, मतलब आप एलएलपी को चैरिटेबल पर्पस के लिए बना सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं बना सकते। जैसे सेक्शन 8 कंपनी होता है वैसे एलएलपी के अंदर चैरिटेबल पर्पस वाला कुछ होता है क्या? नहीं सर, कुछ भी चैरिटेबल पर्पस वाला नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी एलएलपी को क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेट कर सकती है। क्या कर सकती है बोलो बच्चों? इन्वेस्टिगेट कर सकती है, यानी कि छानबीन कर सकती है। ये सारी चीजें कर सकती है। अगला कन्वेंशन ऑफ एलएलपी। अब आपको बताए कोई भी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी के अंदर। अगर आपको याद है तो शेड्यूल 2, 3, 4 के अंदर अपन ने देखा भी था। फिर ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर जितने भी फॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी अपने को फाइल करना पड़ता है ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से फाइल करोगे www.mca.gov.in के ऊपर जाके, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट है बच्चों, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो और जितने भी यहां पर फॉर्म्स बोल के रखे एलएलपी से रिलेटेड आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर की मदद से। किससे बोलो बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर की मदद से। समझे क्या बात को? तो ये पूरी चीजें क्या होती है सभी लोग बताना, ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है सभी लोग जल्दी से बताइए सर? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है बोलो? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? है ना? यस सर। चलिए आइए ध्यान दो यहां पर। अब सेक्शन नंबर 15, अब हम लोग बात करेंगे नेम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करेंगे बोलो बच्चों? सेक्शन नंबर 15 नेम से रिलेटेड हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। सर ये नेम के अंदर क्या क्या चीजें आती है बताना जरा। तो देखो
सर नाम के अंदर आता है सबसे पहला, अगर मैं बात करूं तो इनका कहना है कि जो भी एलएलपी का नाम हो ना, उस नाम के आगे क्या कहा मैंने, बोलो, उस नाम के आगे एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी ये शब्द लिखा होना चाहिए। जैसे अल्टीमेट सीए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या अल्टीमेट सीए एलएलपी, ऐसा लिखा होना चाहिए नाम के आगे। ऐसा सेक्शन नंबर 15 कहता है। कौन कहता है, बोलो, सेक्शन नंबर 15 कहता है। दूसरा, इनका कहना है कि कोई भी एलएलपी का जो नाम होगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल, मतलब खराब नाम नहीं होना चाहिए। जैसे आप एलएलपी का नाम क्या रख रहे हो, फ्रॉड एलएलपी, लिमिट फ्रॉड एलएलपी करके आप ऐसा लग रहे हो, समझ रहे बात को, या छोटी एलएलपी, आप ऐसे बहुत ही अनडिजायरेबल नाम लिख रहे हो, समझ रहे आप बात को, बहुत ही ज्यादा अनडिजायरेबल नाम अगर आप रख रहे हो ना, तो हम आपको रखने देंगे क्या, नहीं सर, हम आपको नहीं रखने देंगे। फिर अगला दूसरा देखो क्या बोल रहा है, सर आपका जो एलएलपी का नाम है ये आइडेंटिकल, यानी कि ये सेम नहीं होना चाहिए, या ये रिसेंबल नहीं, रिसेंबल मतलब मैच नहीं होना चाहिए किसी दूसरे एलएलपी या कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अदर पर्सन से। मतलब जो भी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर होगा ट्रेडमार्क का, जैसे हल्दीराम एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, उससे मिलती जुलती मैंने एलएलपी बना दिया बच्चों, हल्दीराम्स एलएलपी करके, ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए। जो किसी दूसरे कंपनी के नाम से, जैसे रिलायंस नाम है तो मैंने रिलायंस एलएलपी बना दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे एलएलपी का नाम किसी दूसरे एलएलपी से या कंपनी से या प्रोप्राइटर जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है उससे मैच नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो, उससे मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल के रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे एलएलपी का नाम किसी पार्टनरशिप फर्म से मैच होगा तो क्या वो इसके अंदर फंसने वाला है क्या? नहीं सर, क्योंकि यहां पर तो ये वही बोल रहा है कि वो नाम आइडेंटिकल सिर्फ 3 लोगों से नहीं होना चाहिए, दूसरी एलएलपी से या कंपनी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर से। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से मैच हो गया या एचयूएफ से मैच हो गया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके ऊपर अपने क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छा एक सवाल भी देके रखा है, ठीक है ना। अब देखो सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है, ये कहता है यहां पर कि पर्सन में अप्लाई। अब जैसे मान लो मुझे एलएलपी ओपन करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, नाम रखने से पहले मैं एलएलपी से पूछ सकता हूं कि ये नाम अवेलेबल है क्या। जैसे जब हम अल्टीमेट सीए नाम रख रहे थे तो हमने पूछा था आरओसी से, आरओसी क्योंकि हमारी कंपनी है तो हमने पूछा था आरओसी से कि ये नाम अवेलेबल है क्या। तो उसी प्रकार से एलएलपी के अंदर क्या होगा, यहां पर भी आप आरओसी से पूछोगे ये नाम अवेलेबल है क्या, वो बोलता है हाँ सर अवेलेबल है, तो आप उसको पेमेंट देना फीस का, तो वो 3 महीने के लिए आपके नाम को रिजर्व कर लेता है, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अल्टीमेट सीए के लिए अप्लाई किया, अब आरओसी ने बोला यस नाम अवेलेबल है, तो मैं उसको फीस पे करूंगा। तो जैसे मान लो मैंने आज उसको फीस पे किया तो 19 जुलाई को, तो 19 अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर तक वो क्या करके रखेगा, अल्टीमेट सीए नाम ये किसी दूसरे पर्सन को नहीं देगा। पर अगर मैंने 19 अक्टूबर तक एलएलपी नहीं बनाया तो कोई भी दूसरा पर्सन आके अल्टीमेट सीए नाम को लेके रजिस्टर कर सकता है क्या कंपनी को? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 3 महीने तक मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति आ नहीं सकता, मतलब ओपन नहीं कर सकता, और मैंने उसके बीच में ओपन कर लिया अपनी एलएलपी तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर मैं किसी कारणवश उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाया तो बाद में क्या होगा, हो सकता है कि वो नाम किसी दूसरे पर्सन को भी अलोकेट हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। समझ गए क्या बात को? क्या आपको सारी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? तो मैं चलूं सेक्शन नंबर 17 के ऊपर। सेक्शन नंबर 17 एकदम जोरदार वाला पॉइंट है, बोलो क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? बोलो बच्चों, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे। यस यस यस, आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर बच्चों। चलो चलो चलो, ध्यान देना यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या बोल के रखा है, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। क्या बोल के रखा है, बोलो, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, यानी कि सेक्शन नंबर 17। सर अलोकेट नहीं हुआ तो हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर नाम ही अलोकेट नहीं होगा तो कैसे यूज कर पाओगे आप, है ना। चलो आइए ध्यान देंगे, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। आओ 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 सर, आई वांट टू बाय चार्ट बुक, हाउ टू ऑर्डर। IGSir.in के ऊपर जाइए बच्चों, और आप चार्ट बुक को क्या कर पाएंगे, ऑर्डर कर पाएंगे। कौन सी वेबसाइट है ये? जो चार्ट बुक है मेरी ये अवेलेबल है IGSir.in,
इसके ऊपर आप जाइए और आप हार्ड कॉपी को सिलेक्ट कीजिए, तो 7 से 8 दिनों के अंदर आपके घर पे किताब आ जाती है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो जल्दी किताब आती है, क्योंकि जयपुर से मेरा डिस्पैच होता है तो वहां पर जल्दी आती है किताबें। बाकी अगर मैं बात करूं आपके साथ तो बाकी जगह थोड़ा सा टाइम लगता है, वो नागालैंड मिजोरम साइड बहुत ज्यादा टाइम लगता है वहां पर। ठीक है, चलो सर, बहुत ज्यादा मतलब वहां पर 15 दिन लगते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए सर, आइए यहाँ पर ध्यान दो। एमवी सर बर्थडे ऑफर, हाँ एमवी सर बर्थडे ऑफर। फिर अभी इसी महीने में मेरा बर्थडे आएगा, आईजी सर बर्थडे ऑफर। फिर वीजी सर का बर्थडे आएगा 2 अगस्त को, तो वीजी सर बर्थडे ऑफर। ठीक है ना। फिर अल्टीमेट सीए का बर्थडे आएगा तो अल्टीमेट सीए बर्थडे ऑफर है ना। फिर अपने यहाँ पर देश का भी बर्थडे आएगा तो फिर देश बर्थडे ऑफर। ठीक है ना, इंडिया बर्थडे ऑफर, ऐसा समझ रहे आप बात को। फिर मान लो कोई बाजू वाले देश का भी बर्थडे आएगा तो फिर अपन डालेंगे पड़ोसी देश बर्थडे ऑफर करके, समझे आप बात को। चलते ही रहेगा वो। ठीक है, आइए चलिए आओ दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, अब सुनो, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 17, क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, सेक्शन नंबर 17। आइए यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर सेक्शन नंबर 17 चेंज ऑफ नेम को लेके बातचीत करता है। ठीक है, आओ सुनो, देखो क्या, एलएलपी ऑन द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या उसके रजिस्ट्रेशन बाय न्यू बॉडी कॉर्पोरेट इज रजिस्टर्ड बाय नेम विच इज आइडेंटिकल, या जो बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है किसी एलएलपी से, कंपनी से, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोपराइटर से। तो क्या बोला यहां पर, देखो ये कह रहे हैं कि सर हमने एक नई एलएलपी को रजिस्टर किया है और ये जो नई एलएलपी है ना, ये बहुत ज्यादा मैच हो रही है किससे, कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी से, या कोई कंपनी से, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोपराइटर से। किससे बोलो बच्चों, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोपराइटर से। ठीक है, ओके। अब आप ध्यान देना, देन ऑन एप्लीकेशन, तो देन ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के अर्जी पर, समझना किसके एप्लीकेशन के अर्जी पर, ये जिन लोगों का, जैसे मैंने जिस कंपनी का नाम यूज किया हो, या जो एलएलपी से मैच कर रहा हूं मैं, या जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर से मैच कर रहा हूं, तो वो लोग अर्जी लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ये जो एलएलपी है जिसका नाम सेम सेम हो रहा है, उसको बोलेगा भाई तू अपने नाम को चेंज कर 3 महीनों के अंदर। क्या कर बोलो बच्चों, तू अपने नाम को चेंज कर 3 महीनों के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट पुराने लोगों की, मतलब ये एलएलपी कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर की बात तभी सुनेगा जब उन्होंने अर्जी लगाई होंगी मेरे एलएलपी बनाने के 3 सालों के अंतर्गत, समझे ना, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट सुनने वाला है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सुनने वाला है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये एक कंपनी है बच्चों। मैंने एक ओपन किया एलएलपी जिसका नाम है रिलायंस एलएलपी। क्या ओपन किया मैंने, बोलो बच्चों, रिलायंस एलएलपी। कब मैंने ओपन किया, तो ये मैंने ओपन किया 26 अगस्त 2023 को। कब ओपन किया बोलो, 26 अगस्त 2023 को। ठीक है, ओके। तो अब सुनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे यानी कि रिलायंस एलएलपी को बोलेगा कि तू क्या कर, नाम को चेंज कर। और नाम को तू जो चेंज करेगा ना, वो कितने महीनों में करेगा, 3 महीनों के अंदर नाम को चेंज करेगा। बट ध्यान रखना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एप्लीकेशन तभी लगा पाएंगी जब वो 26 अगस्त 23 से लेके 26 अगस्त 2026 तक यानी कि इन 3 सालों के अंदर अगर ये अर्जी लगाती है तो ठीक है, पर 2026 के बाद अर्जी लगाई तो चलने वाला है क्या, नहीं सर, तो नहीं चलने वाला है। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, नहीं सर, नहीं चलने वाला है। समझे क्या आप बात को, अरे बोलो ना, क्या आपको बात समझ में आई। तो 3 सालों के अंदर, मतलब मेरे एलएलपी के बनाने में यहां पर कितना लगेगा बोलो बच्चों, 3 महीने का, 3 साल के अंदर एप्लीकेशन आता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, एप्लीकेशन आता, 3 साल के अंदर एप्लीकेशन लगाना है। ओके, अब देखो, अगर एलएलपी मान लो अपने नाम को चेंज कर लिए थी तो 15 दिनों के अंदर वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेंगी, और रजिस्ट्रार 30 दिनों के अंदर आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है। मान लो एलएलपी खुद से नाम को चेंज नहीं करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे एक काम करो भैया, मैं ही तुम्हें क्या कर देता हूं, बोलो, मैं ही तुम्हें नया नाम अलोकेट कर देता हूं। क्या कर देता हूं बोलो बच्चों, मैं ही तुम्हें नया नाम यहां पर क्या कर देता हूं, अलोकेट कर देता हूं। ठीक है, तो एक तो आप खुद से चेंज कर लेना, आप खुद से चेंज नहीं कर पा रहे क्या, कोई बात नहीं, मैं ही तुमको क्या कर दूंगा, नया नाम अलोकेट कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ। अब हमारा आखिरी सेक्शन बचा है एलएलपी का, और उसके बाद हमारा एलएलपी का एक्ट पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी सेक्शन नंबर 11, मतलब एलएलपी को कैसे बनाया जाता है। तो देखो,
दो या दो से ज्यादा पर्सन यहाँ पर क्या जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं यहाँ पर नेम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या करेंगे, नेम जो नेम को सब्सक्राइब करने वाले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के वो अर्जी लगाएंगे। क्या देखो, वो स्टेटमेंट फाइल करेंगे और वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अलोंग विद द फीस वो फाइल करेंगे आरओसी के पास। अब आरओसी 14 दिनों के अंदर अगर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही लगते हैं तो वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देता है और एलएलपी को एक सर्टिफिकेट दे देता है, और ये सर्टिफिकेट को साइन कर दिया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा। किसके द्वारा बोलो बच्चों? रजिस्ट्रार के द्वारा साइन कर दिया जाता है ना, रजिस्ट्रार के द्वारा साइन कर दिया जाता है, ऑफिशियल सील लगा दिया जाता है रजिस्ट्रार का, और एलएलपी आ गई है या एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है ऐसा फाइनल एविडेंस आ जाता है। अब सवाल बनता है सर कि ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है इसके अंदर क्या क्या होता है? तो देखो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे पार्टनरशिप डीड में कुछ कुछ पॉइंटर्स मेंशन थे बच्चों, उसी प्रकार से यहां पर वैसे ही कुछ जो मैटर्स थे ना वो सेम मैटर्स यहां पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे नाम क्या है एलएलपी का, क्या बिजनेस करती है, एड्रेस क्या है, फिर पार्टनर्स का नेम और एड्रेस क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम और एड्रेस क्या है, और बाकी अदर इंफॉर्मेशन जो भी समय समय पर रजिस्ट्रार मांगेगा वो इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वो सारी डिटेल्स है बच्चों जो पार्टनरशिप डीड के अंदर भी होती थी, सेम यही डिटेल्स होती थी। अब देखो, अब इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, स्टेटमेंट कौन देता है? एडवोकेट, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, मतलब ये जो दो या दो से ज्यादा पर्सन है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, वो क्या देते हैं बोलो बच्चों? वो यहां पर स्टेटमेंट देते हैं। किस बात को लेके? कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है एलएलपी एक्ट की, क्या कहा मैंने बोलो? जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है एलएलपी एक्ट की, हमने उसका क्या किया है? हमने उसका कंप्लायंस किया है। क्या किया है बोलो बच्चों? हमने उसका कंप्लायंस किया है। क्या किया है बोलो बच्चों? हमने उसका कंप्लायंस किया है। मान लो अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है और वो उसके अंदर जुट्टू जुट्टू बातें कर रहा है बच्चों, या कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो उसको पता है कि ये सही नहीं है, तो उसको 2 साल तक की जेल और फाइन करवा देंगे 10,000 रुपए, जो 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हैं। समझे क्या बात को? तो ऑल इन ऑल देखो होता क्या है सर, दो या दो से ज्यादा लोग स्टेटमेंट और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और फीस रजिस्ट्रार के पास देते हैं। 14 दिनों के अंदर ये रजिस्टर कर डालता है, सर्टिफिकेट दे देता है जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये पूरी पूरी चीजें बताई जाती है। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट अपन फाइल करते हैं उसके अंदर ये पूरी स्टेटमेंट कौन, अच्छा आपको पता है कि ये वाली चीज कॉमन है, जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो ना तो वहां पर भी आप ये वाली स्टेटमेंट देते हो। आपको याद है क्या? सेक्शन नंबर 7 ऑफ कंपनीज एक्ट में। तो आप अगर देखोगे ना एलएलपी को, तो ये कुछ नहीं है बच्चों, ये कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को चुरा चुरा के एक नया बच्चा बन गया है और उसे बोल दिया गया है एलएलपी, है ना। अगर आप देखेंगे तो इसके अपने आप में कुछ भारी प्रोविजन नहीं है फाउंडेशन के अंदर। जब आप इंटर में एलएलपी को पढ़ोगे ना तो बहुत सी नई नई चीजें भी आप सीखोगे एलएलपी के अंदर, ठीक है। ओके, गॉट इट एवरीवन। चलो, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या? तो यहां पर आपका क्या समाप्त हो जाता है बोलो बच्चों? यहां पर आपका समाप्त हो जाता है पूरा एलएलपी का रिवीजन। अब आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर, शेड्यूल के ऊपर। तो देखो, आप देख सकते हैं अपनी 3 चीजें हो चुकी है। अब अपना अगला रिवीजन होने वाला है सोगा का, जो होने वाला है 26 जुलाई को। कब होने वाला है बोलो बच्चों? 26 जुलाई को, यानी कि अगले सैटरडे को हम लोग मिलेंगे और हम लोग रिवाइज करेंगे किसको बोलो बच्चों? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम लोग यहां पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है ना उसके सेशन का भी मैं शेड्यूल आप लोगों के लिए लॉन्च कर दूंगा, जहां पर मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को अपन यहां पर लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, गॉट इट एवरीवन? यस सर। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग, कब मिलेंगे हम लोग? नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी जो भी बच्चे ये चार्ट बुक और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो अपने क्वेश्चन बैंक से लूंगा। तो अगर कोई भी बच्चा इसको ऑर्डर करना चाहता है तो आप igsir.in के ऊपर जा सकते हैं और आप हार्ड कॉपी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको ऐप के ऊपर तुरंत मिलती है। जो बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आपको क्या करना है? सीए फाउंडेशन लॉ राइटिंग प्रैक्टिस बैच बाय इंद्रेश गांधी, ये सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर और आपको राइटिंग प्रैक्टिस की बैच नजर आ जाएंगे यूट्यूब पे। 7 से 8 सेशंस मैंने लिया हूं जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस कराया हूं, आप उससे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जुलाई एंड में क्वेश्चन एंड आंसर्स का बैच आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं बैच को लॉन्च कर दूंगा और मेजोरिटी में कोशिश करूंगा कि अगस्त के महीने में ही आपके जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर
आंसर्स है उसके सेशन में क्या कर डालू, ले डालू, ठीक है। बाकी अगर किसी बच्चे को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ऐसी तैसी हो रखी है आपकी और एग्जाम के लिए बहुत कम समय 1 से 2 महीना ही बचा हुआ है, तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच को एनरोल कर सकते हैं ultimatecA.com से। इसके अंदर 91 आवर्स में पूरे सीए फाउंडेशन लॉ के कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों का कवरेज कराया गया है। साथ ही साथ अगर आपके पास मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्पेशल 26 6.0 या ये जो मेरी वन शॉट रिविजनरी सीरीज चल रही है, आप इसका फायदा ले सकते हैं और इसकी मदद से ज्यादा रिविजन कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले क्लास में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये दोनों चीजें नहीं की तो माता रानी पाप लगाती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।